स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान के प्रारंभ में जो हमने पढ़ा है, जैसे संवैधानिक विकास, स्रोत, विशेषताएं, इससे 25 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं 25 एमसीक्यू, और ये वह क्वेश्चन हैं जो अब तक किसी न किसी आयोग में पूछे गए हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो और अन्य जो आयोग से संबंधित परीक्षाएं हैं उनसे ये क्वेश्चंस मिले हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा जाए कि वो हैं क्या। तो 25 क्वेश्चंस लिया जाता है और उस पर चर्चा किया जाता है कि वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखा जाए वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड के सामने है, शुरुआत करते हैं यहीं से। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यह हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो जो इसका पहला ऑप्शन है, यदि इस पर बात करें तो पहले ऑप्शन में क्या हुआ था, इसमें शासन में भारतीयों को भागीदारी दी गई थी, भागीदारी दी गई थी, शासन में भागीदारी दी गई थी। जो सी ऑप्शन है 1909, इसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी। जो आपका डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें राज्यों में द्वैध शासन की बात की गई थी। तो अब आपका जो बचा बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, साथ साथ में प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई थी। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो जो 1946 में जब कैबिनेट मिशन पास हुआ था, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है सीधे जनता द्वारा, ये था नहीं। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी नहीं था। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ये था नहीं। चौथा ऑप्शन था प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो 46 के कैबिनेट मिशन में ये लिखा गया था कि जो सदस्यों का चुनाव होगा संविधान सभा के, वो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो उसमें लिखा गया है
कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था। तो यदि इस पर बात कर लें तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था तो उसमें वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। साथ साथ में इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की भी बात की गई थी। तो ये इसका आंसर पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो यहां ध्यान देने की बात है, हमसे केंद्र में द्वैध शासन पूछा गया है। एक राज्यों में भी द्वैध शासन स्थापित किया गया था, राज्यों में भी द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना है कि हमसे केंद्र में पूछा जा रहा है या राज्यों में पूछा जा रहा है। तो चूंकि यहां द्वैध शासन केंद्र में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। यही यदि राज्यों में हमसे पूछा जाता तब इसका आंसर क्या हो जाता? भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाता। तो चूंकि केंद्र में पूछा गया है तो केंद्र में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें, पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या स्वाधीनता अधिनियम स्वतंत्रता के लिए था। ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी जो होगा नहीं। 1919 राज्यों में द्वैध शासन जो होगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। अर्थात इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अर्थात संविधान का जो लक्ष्य है वो भारतीय नागरिकों को क्या सुविधा मुहैया कराना है। तो यहां पहला नंबर है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, जो कि सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी हमारे उद्देशिका में लिखा है। अवसर की समता, ये भी है। और प्रतिष्ठा या व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी लिखा है। तो भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है वो चारों बातों पर केंद्रित है। तो जो इसका आंसर क्या होगा? पहला दूसरा होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, सभी। अर्थात भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है वो अपने नागरिकों के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर सी, यहां एक ये ज्यादा लिख गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। एक जो कल्याणकारी राज्य है उसका क्या उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है उसमें देखा जाए, जो ऑप्शन दिया गया है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, इस पर बात कहीं नहीं संविधान में है।
कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है। संविधान तो ऐसा करता है, लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी शब्द पर संविधान के उद्देश्य की बात किया जाए तो ये नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले 8वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यहां रहने वालों को तो धर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भारत में अनेक धर्म है, ये सही तो है, लेकिन पंथ निरपेक्ष की जो बात की गई है वो इसका सही आंसर नहीं है। तो भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्मानुसार पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बातें सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का जो सही अर्थ यहां होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें तो क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यह पता है कि जब 1960 में बेरुवाड़ी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 73 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माना था कि ये जो है संविधान का भाग है। अच्छा, अब ये इसमें है नहीं, केशवानंद भारती बनाम है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वाद में भी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो 1955 में आया था, इसमें भी माना था कि निम्नलिखित जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है या उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है? करा निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो संसदात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तीनों विशेषता है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार, ये भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की बात नहीं की गई है, बल्कि किसकी सरकार की बात की गई है? संसदात्मक सरकार की बात की गई है। तो नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? अर्थात संविधान लिखित रूप से होगा, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहां आया? तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पहले लिखित संविधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है
उसकी क्या विशेषता है इसमें, तो संविधान की कठोरता ये है नहीं, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता ये नहीं है, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना ये नहीं है, एकल कार्यपालिका जो बी ऑप्शन है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक आधारभूत तत्व है कि यहाँ जो कार्यपालिका होती है वो एकल कार्यपालिका होती है। अब जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है वहां दोहरी कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि ऐसे देश में जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां एकल कार्यपालिका होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो प्रस्तावना यहीं से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, अर्थात संपूर्ण सत्ता किसमें निहित है, भारत के लोग में निहित है, मतलब जनता में निहित है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। आगे क्वेश्चन पर बात कर ले। अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है। तो किस बात में भिन्न है, बात करते हैं। वास्तविक और नाम मात्र दोनों की कार्यपालिका ये दोनों जगहों पर पाई जाती है, इसमें भिन्नता नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ये भी भिन्नता नहीं है। द्विसदनीय विधायिका, इसमें भी भिन्नता नहीं है। तो भिन्नता क्या है, जो डी ऑप्शन है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, ये इस मामले में ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और इसको जैसे हमारी प्रस्तावना में है उसके अकॉर्डिंग यदि रखा जाए तो क्या होगा। तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है, यहां आप कहे संपूर्ण भी इसको लिख सकते हैं, सार्वभौमिक का सेंस यहां संपूर्ण भी लिख सकते हैं। तो हमारे प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये संविधान में जो प्रस्तावना है उसका सही क्रम है। तो अब देखिए संपूर्ण यहां सार्वभौमिक, तो पहले तीसरा ऑप्शन, उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहां है नहीं, समाजवादी का मतलब पहला ऑप्शन, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष चौथा ऑप्शन, उसके बाद में लोकतांत्रिक दूसरा ऑप्शन। तो इसका जो सही क्रम होगा 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं पहला ऑप्शन ये आपका है 3 1 4 2, ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो पहले क्या होगा,
सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। तो इसका ऑप्शन इस क्रम में होगा, 3-1 4-2 के क्रम में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, विषय में नहीं है। यहां ये चीज ध्यान रखना है नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो क्रम है उस पर बात करें कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। हमसे क्या कहा गया है कि कौन सा संविधान के विषय में नहीं चीज है, तो ये वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी लिखा है, जबकि इसका आंसर क्या, ये क्या होगा, आधारित थी। तो नहीं है, इसका मतलब ये होगा नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यहां नहीं है, तो ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। बहुदलीय निकाय थी, यहां भी नहीं है। और बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये वास्तव में संविधान सभा की विशेषता है। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि विषय में कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है, लेकिन इसके अनुसार यहां है। और वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि नहीं है, वो 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा पहला 1 और 2। ये इसको ध्यान से समझिएगा। हमसे कह रहा संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है और दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। बाकी बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये सही है। तो इसका जो नहीं है वो पहला और दूसरा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। 18 क्या कह रहा है? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो चूंकि 3 सूचियों में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कुछ ऐसे भी विषय बचे थे जिनको किसी के अंतर्गत नहीं रखा गया था, तो उसको रखा गया था। पालिका को दिया नहीं था, विधानसभाओं को दिया नहीं था, उसको दिया गया था गवर्नर जनरल को। जो अवशेष शक्तियां थी वो किसके हाथ में थी? वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। अगले 19 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। उन्नीस नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें पहला आप यदि ऑप्शन पर विचार करें तो देश के लिए लिखित संविधान, ये 1935 में इसका कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया था। ये 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया है उसमें चर्चा की गई थी। तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देश के लिए लिखित संविधान की बात 1935 में नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इसमें एक कथन और एक कारण दिया है, इस पर बात करते हैं। तो कथन क्या दिया हुआ है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह कथन है। सही है कथन। अब कारण क्या है? इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ग्रहित संविधान कहा जाता है, इसका क्या मतलब है?
संविधान में बहुत सारी चीजें विश्व के कई देश के संविधान से हमने अपनाया है, तो ये ग्रही संविधान भी है, तो ए भी सही है और आर भी सही है। लेकिन यदि व्याख्या की बात करें कि ए को या ए की व्याख्या आर के द्वारा की जा रही है, स्पष्टीकरण हो रहा है, तो ये सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है, तो इसमें आप देखिएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण है, ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में, ध्यान दीजिएगा, कितने सदस्य, यहां लिखा है कितने अन्य सदस्य थे। अब केवल ये कह देता कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, तो तब 7 हो जाता। लेकिन हमसे कह रहा है कितने अन्य, मतलब अंबेडकर जी को छोड़ करके कितने अन्य थे, तो साथ में एक अंबेडकर जी यदि अलग हो गए तो बचा क्या? बचा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां ध्यान रखना, नहीं तुरंत हम क्या कर देंगे, 7 संख्या पर लगा देंगे। लेकिन हमसे कह रहा कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्य कितने थे? 6 थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है वो कब से अंगीकृत किया गया? तो ये जीके का क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं या महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो महिला सदस्य कितनी थी? इसका आंसर 15 हो जाएगा, 15 महिला सदस्य थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इस पर चर्चा किया जाए। विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो ये हमने पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका क्विक रिवीजन हम लोगों ने किया। ऐसे ही आगे हम और क्वेश्चन लेंगे और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।